नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ फिर हाजिर हो गए हैं हम। जाइएगा नहीं, बहुत लंबा नहीं, 15 मिनट की ये पूरी वीडियो होगी और 15 मिनट की वीडियो में जो हम आपको बताएंगे और उसके कारण भी बताएंगे। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे क्या होने वाला है, बल्कि वो क्यों होने वाला है ये भी बताएंगे। और एक बार फिर से, हमारे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी बात एक बार फिर से सही साबित हो गई। हमने कहा था कि बिहार में जो भूकंप आएगा, जो राजनीतिक भूचाल आएगा, तो बिहार का ये जो राजनीतिक भूचाल है, ये वाया लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगा। और बीजेपी एक तरफ जश्न मना रही है, प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यालय में जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो जो भूचाल आया ना बिहार की राजधानी पटना में, सभी जिला मुख्यालयों में जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए थे, वहां से वो भूचाल पहुंचा पटना। पटना से वो भूचाल जो है वो दिल्ली आने वाला था, लेकिन उसको कहा गया कि नहीं भैया, वाया लखनऊ से जरा टहलते हुए आ जाओ। लखनऊ की आबो हवा जो अच्छी है, वैसे भी वहां से आप गोरखपुर से एंट्री करोगे तो लखनऊ बिल्कुल ताबड़तोड़ पहुंच जाओगे। और लखनऊ से कुछ को लेते हुए बाकायदा यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ना, और यमुना एक्सप्रेस वे से पहले जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है उसको पकड़ना, उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ना और दिल्ली आ जाना। अब एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति बुला रही है। और देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति किसको बुला रही है? जो दिल्ली की आबो हवा में कई सालों तक रहे थे, दिल्ली उनको फिर याद कर रहा है। लेकिन क्या वो दिल्ली आना चाहेंगे? इससे जुड़ी बड़ी कहानी। सिर्फ 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए और एक एक करके तथ्यों के साथ रखेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे। शिव जी, बड़ी कहानी, विदाई की बेला। किसकी विदाई, क्यों हो रही है विदाई, और योगी के अधिकारी ने क्या बड़ा खेल कर दिया है कि पूरा का पूरा यूपी का प्रशासन हिल गया है। और बहुत सारे संपादक हिल गए हैं, बहुत सारे पत्रकार हिल गए हैं, क्योंकि संपादक तो एक ही की पूजा कर अर्चना कर रहे थे जहां से विज्ञापन मिलता था लाखों करोड़ों का। तो अब चीजें बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज हलचल है और आज जो हुआ ग्रुप्स में जो खबर वायरल हुई, उस खबर से सबके होश उड़ गए हैं। पहली बार योगी के अधिकारियों ने एक ऐसे नेता की खबर शेयर की है जो पिछले टाइम नहीं की गई, और वो खबर शेयर हुई तो फिर हड़कंप मचना तय था। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के दो बड़े नेताओं का जलजला रहा है, योगी आदित्यनाथ का, केशव प्रसाद मौर्य का। योगी आदित्यनाथ ने 30 रैलियां की, 28 विधानसभा सीटें जीते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य वहां के प्रभारी थे, और उन्होंने पूरा पिछड़ा समाज लामबंद किया है। और माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य एक जमीन पर राजनीतिक समीकरण सेट करने वाले नेता हैं। कैसे पिछड़ों को एक करें, कैसे उन्हें गोलबंदी करें, क्योंकि अमित शाह जो लगातार वहां 5-6 दिन रुके, इस दौरान जो उन्होंने रिकवरी की, जो उनके विद्रोही उम्मीदवार थे उन सबसे अलग अलग बात की, जो 80 के लगभग थे एनडीए में, उन सबको समझाया, उनसे बात की। ये काम इंडिया गठबंधन में कोई नहीं करता। ये कार्य अगर इंडिया गठबंधन में भी होना शुरू हो, बातचीत हो, तो लोगों का भरोसा नेताओं पर बढ़े। नेताओं का भरोसा रोज टूटता है। अब इस खबर को लेकर जब एक नेता की खबर ये अधिकारी, योगी के अधिकारियों ने शेयर की है, तो यूपी में हलचल तेज हो गई है। और मैं बिना समय गंवाए सीधा संतोष जी के पास पहुंचूंगा। क्या है वो खबर, कौन है वो नेता, क्या है खबर, और क्या होने वाला है? थोड़ी सी और डिटेल के साथ वो खबर आ गई है। आपने थोड़ी देर पहले जो किया था उसमें थोड़ी सी और डिटेल के साथ वो खबर आ गई है। पहले तो आपने जो योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया कि बिहार में कितनी रैलियां करी, कितने जीते। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद भी यही हुआ, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद भी यही हुआ, दिल्ली विधानसभा चुनाव, राजस्थान विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों के बाद ये जो आंकड़ा आता कहां से? ये योगी के जो अधिकारी है ना, सूचना विभाग के अधिकारी, वो ये डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में वो भेजना शुरू कर देते हैं। किसको? संपादकों को, पत्रकारों को, कि चलाओ। टीवी के चैनलों को चलाने को कहा जाता है, अखबार के संपादकों को छापने को कहा जाता है। और ये क्यों संपादक मानते हैं, ये हमारे दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया जाता है, तो विज्ञापन एक बड़ी इंडस्ट्री है। हालांकि विज्ञापन देने के मामले में योगी से आगे तो पुष्कर सिंह धामी निकल गए हैं। धामी साहब का भी एक बड़ा चैप्टर है, आगे चलकर कभी मैं खुलासा करूंगा अगले कुछ दिनों में, थोड़ा सा और उसको मैं क्रॉस वेरीफाई करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन उस तरह की खबरें आती थी। हालत ये हो गई कि योगी आदित्यनाथ के अलावा उनको कोई सुझाव ही नहीं देता था।
अभी दीपोत्सव जैसा बड़ा महोत्सव हुआ और दीपोत्सव जैसे बड़े महोत्सव में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का तस्वीर गायब, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम गायब, जबकि अधिकारियों को भी पता है कि केशव प्रसाद मौर्य बीएसपी के जो नेता हुआ करते थे, अशोक सिंघल, उनके करीबी थे और राम मंदिर आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव रहा। लेकिन इसके बावजूद गायब कर दिया गया। ये अधिकारियों की हालत थी। आज बड़ा गजब हुआ। अधिकारियों ने पहले योगी आदित्यनाथ वाला आंकड़ा भेजा और जैसे ही अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ वाला आंकड़ा भेजा, उसके थोड़ी देर बाद कहीं से कुछ आया या किसी ने कुछ कहा या अधिकारियों को कुछ पता लगा। कुछ ना कुछ तो बड़ा ऐसा हुआ कि उसके बाद उन्हें ताबड़तोड़ उन्होंने, अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कोई बयान उन्होंने शेयर किया, उसका बाकायदा उसका जो टेक्स्ट था वो शेयर किया, लेकिन उसमें थोड़ी-सी जानकारी और ज़्यादा हमें मिल गई है कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस देश की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी को बाइट दिया। अब आमतौर पर यूपी के सूचना विभाग को, यूपी के अधिकारियों को कोई मतलब नहीं होता केशव प्रसाद मौर्य से, ब्रजेश पाठक से, तमाम। लेकिन अचानक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन दोनों बाइटों को भेज दिया गया और सिर्फ दोनों बाइटों को नहीं भेजा गया, सिर्फ उसका टेक्स्ट भी भेज दिया गया। और क्या कहा गया? आप उसको अपील कह लीजिए, आग्रह कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए या ऑर्डर कह लीजिए, क्योंकि भाई विज्ञापन मुहिम से आ रहा है। तो उनको प्ले करने को कहा गया, यानी दिखाने को कहा। अब योगी के अधिकारी अगर केशव प्रसाद मौर्य का महिमा मंडन करने लगे, केशव प्रसाद मौर्य के गुणगान करने लगे, तो इसका मतलब राजनीतिक मौसम लखनऊ का बदल रहा है और राजनीतिक मौसम किसी भी राज्य का बदलता है, ये वहां के अधिकारियों से बेहतर कौन जानता है। और इसलिए वो बेला आ गई, वो विदाई की बेला आ गई। केशव प्रसाद मौर्य को जो 2017 में उनकी मेहनत का इनाम नहीं मिल पाया, शायद 2025 में उनकी मेहनत का इनाम मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि बिहार का विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में से कौन रहेगा और कौन देश की राजधानी दिल्ली जाएगा। ये तो आप एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि कौन दिल्ली रहेगा, कौन यूपी रहेगा, कौन तय करेगा। लोगों को तो ये मानना है कि अगर परिवर्तन हुआ तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी, नए चेहरे आएंगे। दोनों से मुख्यमंत्री का आंकड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है और बिहार में दोनों की कामयाबी है। तो आप ये आज आपको ये पोस्ट पहली बार दिखी है? इससे पहले भी ये पोस्टें आई हैं केशव प्रसाद को लेकर? नहीं, यूपी के अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं दिखता था, कोई नहीं दिखता था इससे पहले। नहीं दिखता था तो क्या पिछले 8 साल में कभी केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट नहीं आई? कभी 400 इस साल तरह की कभी इस तरह की कोई पोस्ट मुझे याद नहीं आ रही कि इस तरह के पोस्ट को चलाने को, छापने को कहा गया हो यूपी के अधिकारियों के द्वारा। हाँ, लेकिन इसमें एक शक मुझे है कि अधिकारियों ने अपनी मर्जी से किया, कि उनके बड़े अधिकारी ने आदेश दिया, कि उनके बड़े अधिकारी ने आदेश दिया, कि दिल्ली दरबार में बैठे एक बड़े अधिकारी ने आदेश दिया, क्योंकि उनकी भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमती है यूपी के अधिकारियों से। और यूपी के एक अधिकारी जो 3-3 मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, आजकल दिल्ली में एक बड़ा वो संभाल रहे हैं, बड़ा तामझाम वाला उनका विभाग है, वो संभाल रहे हैं। क्या उन्होंने तो नहीं कहा कि देखो भविष्य की राजनीति सुधार लो, मैं तो 3 के साथ काम कर चुका हूँ, मौसम बदल चुका है, अब थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाओ। क्या पता उन्होंने इशारा कर दिया, या योगी आदित्यनाथ खुद समझ गए होंगे कि अब सब कुछ तय हो गया, अब मुझे दिल्ली जाना है, तो उन्होंने आदेश दिया। ये जानकारी मुझे नहीं पता लगी, लेकिन ये खेला तो हो गया। अपने आप हुआ, आदेश से हुआ, सुझाव से हुआ, सलाह से हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर आई। सूत्रों के हवाले से खबर का मतलब है कि दिल्ली दरबार में बैठे एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने क्या अफसरों को आगाह कर दिया कि भैया मौसम बदलने वाला है। अब इसका सच तो अभी ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सीधे-सीधे तय हो गया है। और केशव प्रसाद मौर्य की अगर ब्रांडिंग की जा रही है, अगर केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की बात कही जा रही है, अगर बिहार की जीत का क्रेडिट केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अधिकारी कह रहे हैं कि दे दो, तो इसका मतलब चीजें तेजी से बदल रही है। और ये बदल क्यों रही है, ये भी दर्शकों को समझा देता हूं, क्योंकि मैंने कहा कारण भी बता। यूपी में बीजेपी को सत्ता कब मिली? जब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला रखा और पिछड़ों के नेता के रूप में कल्याण सिंह को, दौर बदला, राजनाथ सिंह को लेके आए। अब राजनाथ सिंह के साथ एक बड़ी खासियत है, हालांकि लंबे समय तक मैंने बीजेपी कवर किया, उनके करीबी लोग कई बार चिढ़ जाते हैं कि यार बार-बार तुम क्यों बोलते हो। राजनाथ सिंह की एक बड़ी खासियत, दिलचस्प खासियत, वो जहां-जहां से ऊपर बढ़ते चले गए, वहां-वहां पर पार्टी को खत्म करते चले। तो उत्तर प्रदेश में जब उनको कमान सौंपी, तो ऐसा चुनाव हराकर वो गए कि उसके बाद 13-14 साल सत्ता में बीजेपी नहीं आई। जब सत्ता में आई तो फिर उन्होंने भरोसा कर लिया योगी आदित्यनाथ।
लेकिन योगी आदित्यनाथ उनसे 2-4 कदम आगे ही निकल गए हैं आज की तारीख में, मैं आपको बताऊं। अब क्या है कि अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के साथ लड़ रहे हैं। पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया। यहाँ बिहार का चुनाव नतीजा आते ही उन्होंने एक अलग तरह की लॉबिंग, एक अलग तरह की लामबंदी शुरू कर दी। और वो पीडीए के फॉर्मूले पर जब जाएंगे तो बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि लोकसभा चुनाव में दिखा कि पिछड़े भी चले गए, दलित भी चले गए मायावती से कट के, क्योंकि मायावती बीएसपी का जो है वो 9.5% के आसपास वोट बैंक आ गया था। तो बाकी जो उसका 9-9.5% जो वोट था वो कुछ सपा में गया, कुछ बीजेपी में शिफ्ट गया। अब अगर विधानसभा चुनाव में यही हो जाए और नाराज ओम प्रकाश राजभर भी है, नाराज निषाद भी है, और अगर उनको भी लगेगा कि बीजेपी जाने वाली है तो बड़े आराम से वो शिफ्ट हो जाएंगे अखिलेश यादव। कई छोटे मोटे राजनीतिक दल और भी है। कुछ तो वो कौन सी महंगी गाड़ी होती है, कॉलेज टाइप की कोई सी महंगी गाड़ी होती है ना, सिर्फ मैं गाड़ियों का ब्रांड ज्यादा भूल जाता हूँ। तो कई छोटे छोटे राजनीतिक दल के नेता ऐसे हैं कि अखिलेश यादव गाड़ी भी भिजवा दे तो उसी में गठबंधन करने को तैयार हो जाए। लेकिन उनका अपना एक तो वजूद होता है भाई। लोकसभा में 2000, 4000, 5000 का फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर आपकी 20 सीटों पर भी 5000 वोटों पर पकड़ है तो उसका असर पड़ता है ये छोटे छोटे राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके। तो अब बीजेपी को लगा कि भैया अब तो योगी आदित्यनाथ से काम नहीं चलेगा। हालांकि कुंभ के बाद ही चीजें तय हो गई थी, लेकिन उसमें कई तरह के किंतु परंतु एक के बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि शायद उस चीजों को बदल पाना उतना संभव नहीं लगा। लेकिन अब किसी पिछड़े को ही नेता बनाना पड़ेगा, और यही बात है कि योगी आदित्यनाथ के बार बार दिल्ली दरबार के दौड़ लगाने के बावजूद भी बीजेपी आलाकमान ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया अभी तक। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। गुजरात जैसे राज्य में भी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला। क्यों नहीं बदला वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री बदला है। अभी जो मुख्यमंत्री है वो अगड़ी जाति के हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति के जाते हैं। तो उसी कॉम्बिनेशन से आपको चुनाव में जाना है। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के मामले को होल्ड पर रखा गया कि अगर पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो फिर अगड़ी जाति या तो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपनी होगी। इसलिए वो मामला रोक कर रखा गया था। लेकिन अब बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद तकरीबन तकरीबन ये तय हो गया है। अब इसमें देखना यही है कि योगी आदित्यनाथ लड़के जाते हैं, योगी आदित्यनाथ अड़के जाते हैं, योगी आदित्यनाथ भड़क के जाते हैं, तो उमा भारती की तरह उनका उनका जो हालत होगी वो हो जाएगी, कल्याण सिंह की तरह उनकी हालत हो जाएगी। और अगर वो राजी खुशी से चले जाते हैं बीजेपी के विधायक दल की बैठक में या एनडीए गठबंधन की विधायक दल की बैठक में, अगर वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम की पर्ची अपने शुभ हाथों से खोल के उनके नाम का ऐलान करेंगे, उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे, तो एक बड़ा मंत्रालय योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहा है दिल्ली में। और अगर वो अड़ने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे, भिड़ने की कोशिश करेंगे, तो बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद गुजराती लॉबी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि आरएसएस अब योगी का साथ देगा। मोहन भागवत योगी के साथ खड़े होंगे। और जहां तक यूपी के विधायकों की बात है, भले ही वो कुटुंब कुटुंब का जितना भी सम्मेलन कर ले, लेकिन हकीकत आज भी यही है कि जहां संगठन की बात आएगी, जहां पार्टी के फैसले की बात आएगी, जहां पार्टी आला कमान के फैसले की बात आएगी, वहां वो पार्टी के फैसले के साथ जाएंगे। और भूलिएगा मत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने तो बहिष्कार कर दिया था दीपोत्सव महोत्सव का, लेकिन राज्यपाल तो संवैधानिक पद पर थी ना। राज्यपाल क्यों नहीं गई? वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। गुजराती लॉबी की साझेदार, राजदार, जो आपको सब कहना है, समझना है वो समझ लीजिए। ज्यादा पिया पाचा करने की कोशिश अगर योगी आदित्यनाथ करेंगे तो राजभवन तो बैठा हुआ है ना। हालांकि अखिलेश यादव समर्थन की चिट्ठी लेके तैयार है। जो बीजेपी को तोड़ के आएगा उसको 2-3 महीने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो बना देंगे। लेकिन ऐसा मुझे तो खैर लगता अब नहीं नहीं कि होगा, ऐसा नहीं नहीं, होगा। अब मुझे लगता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उतने भी विधायक जुटा कर ला पाएंगे। नहीं, बीजेपी का अस्त्र तोड़ने का आपने देखा, उमा भारती का तोड़ने का अस्त्र देखा आपने, कल्याण सिंह का। बीजेपी तोड़ने का आपने अभी यशवंत सिन्हा जैसे कई बड़े नेता, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग सब ढेर हो गए। इस समय मोदी शाह की जोड़ी ही सर्वथा है। बीजेपी माने मोदी शाह, तो ये कोई कमी नहीं करेगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या बिहार चुनाव के बाद केशव की नई भूमिका दिख रही है? केशव प्रसाद मौर्य का ड्यू है शिव जी। हालांकि पत्रकार के तौर पर मैं मानता हूं कि नेताओं के बारे में उस तरह की बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई नेता आपके होते हैं। एक तो स्माइलिंग फेस है, और 2017 का विधानसभा चुनाव में पूरी यूपी घुमा हूं, पूरी यूपी घुमा हूं। आप 2017 में बीजेपी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, कार्यकर्ता से पूछ लेते, पोस्टर पे 6 चेहरे आपको जरूर दिख रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने सबके चेहरे डाल दिए थे। भाई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए तो लो, ये ब्राह्मण चेहरा है। अच्छा, उमा भारती,
के समर्थक हो तो उमा भारती का चेहरा। तो 6 चेहरे डाल दिए थे, जिसको अपना मुख्यमंत्री मानकर वोट देना था उसने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन 2017 का चुनाव जो था वो दलितों और पिछड़ों ने मिलकर बीजेपी को जिताया था और उसमें केशव प्रसाद मौर्य की एक बड़ी भूमिका, और बड़ी भूमिका इस तरह से नहीं, मोदी जी को तो कागज की जरूरत पड़ती है। अगर किसी इलाके में जाते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है, कोई देता है उनको कि भैया आगरा की समस्या क्या है, मुजफ्फरपुर की समस्या क्या है, दरभंगा की समस्या क्या है, लखनऊ की समस्या क्या है। लेकिन उनके साथ में एक दिन रहा और बिल्कुल मुलायम सिंह यादव के स्टाइल में, मुलायम सिंह यादव जो किसी जिले में उतरते थे तो उस जिले की समस्या किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, एक दो मोटे तौर पर बता दे तो बता दे, नहीं तो उस जिले का भूगोल, इतिहास, ज्ञान सब मुलायम सिंह यादव के दिमाग में दर्ज था। इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य के दिमाग में वो दर्ज था, ये मैंने देखा था। तो यूपी का पूरा राजनीतिक गणित वो अच्छी तरह से समझते हैं। यूपी के विधायक उनसे खुश है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, यूपी के सांसद उनसे खुश है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में इकलौता मंत्री अगर कोई है तो वो केशव प्रसाद मौर्य है, जो डंके की चोट पर कहता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का अगर अपमान होगा तो मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नंद किशोर गुर्जर फटे हुए कपड़ों के साथ केशव प्रसाद मौर्य के मंच पर गए थे, यही गौतम बुद्ध नगर। केशव ने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप कपड़े पहनो, आपकी जो भी समस्या है उसको सुलझाएं। तो भाई कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नेता चाहिए ना जो उनकी समस्याओं को सुलझाए। कार्यकर्ताओं को ऐसा नेता थोड़ी चाहिए जो रैली में खड़े हो जाए, मंच पर खड़े हो और ये कहे कि भाजपा कार्यकर्ताओं को थाने नहीं जाना है, भाजपा कार्यकर्ताओं को जिला कार्यालय नहीं जाना है। तो राजनीति क्या करने के लिए की है? मंदिर में घंटा बजाने के लिए थोड़ी कोई राजनीति करता है। राजनीति इसीलिए तो की जाती है। अगर कार्यकर्ताओं की चौकियों में नहीं सुनी जाएगी, कार्यकर्ताओं की थानों में नहीं सुनी जाएगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के चालान काट दिया जाएगा, तो हालांकि ये गलत है, मतलब उनको ऐसी हरकत ही नहीं करनी चाहिए कि चालान काट दिया जाए। लेकिन अब कार्यकर्ता की हैसियत से सोचिए, वो देखते कि यार सपा की सरकार रहती कि सपा के जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष को तो छोड़ो, एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी किसी दरोगा की हिम्मत नहीं होती कि छू ले। और हमारी सरकार है, पता लगा हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष की ऐसी हालत कर देते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को कैसे पीटा, दबा दबा के पीटा। आप सोचिए समाजवादी पार्टी की सरकार होती और समाजवादी युवजन सभा का अगर कोई इस तरह से डेलीगेशन जाता तो क्या इस तरह से यूपी पुलिस लाठियां बरसा पाती? ढंग से बात भी नहीं कर पाती अब। तो ये एक फर्क है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य थोड़े से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन चलते चलते हमने एक शो किया था इससे पहले, अखिलेश यादव और इस पे तो बड़ा अच्छा एक समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने व्हाट्सएप किया मुझे कि भैया थोड़ा सा इस बारे में भी बोल दीजिए, तो मैं उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जरा बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया ये जितने डेलीगेशन होते हैं ना, जहाँ पीड़ितों से मिलने जाने की बात होती है, तो उसमें वृद्ध नेता होंगे, प्रदेश अध्यक्ष, उसमें वृद्ध नेता होंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक दल के नेता, उसमें वो नेता होंगे जो बुजुर्ग हो चुके हैं। तो पीड़ितों से मिलने के लिए डेलीगेशन में अखिलेश यादव भेजते हैं बुजुर्ग नेताओं, और जहां शादी ब्याह में जाना है, बर्थडे में केक काटना है, वहां पर अखिलेश यादव नजर आते हैं और चिढ़ाने के लिए डेली वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, आज इनकी शादी में गया, आज इनकी बेटी की शादी में गया, आज इनके बेटे की शादी में गया, आज यहाँ पे केक काटा। तो बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ शादियों में जाने के लिए है या सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ उतरने के लिए है? उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात ये पहुंचा दीजिएगा। तो अखिलेश यादव देखते हैं, नहीं होते तो उनके इर्द गिर्द के लोग तो देखते हैं। तो मैंने कह दिया कि अध्यक्ष जी से कहिए शादियों में जाए, बहुत अच्छी बात है, बर्थडे में जाए, केक कटवाए, लेकिन जरा प्रतिनिधिमंडल जो बनाते हैं पीड़ितों से मिलने के लिए, उसमें भी चले जाया करे कभी कभार। क्योंकि उनका पूरा जो सोशल मीडिया का पोस्ट टाइमलाइन पढ़ लीजिए, या तो बैठकों का होगा, या प्रेस कॉन्फ्रेंस का होगा, या शादी ब्याह और बर्थडे का होगा। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दर्शक इसे देखें और समझें और इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। अभी तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर बिहार की ओथ की जिम्मेदारी है, शपथ ग्रहण की जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। लेकिन जो आज बदला हुआ कार्यक्रम दिखा है उससे कई कुछ इबारत लिखी गई है। फिलहाल आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।